हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से क्लास 10th की एनसीईआरटी शुरुआत करते हैं। पहले मैं हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा भी, और उसके बाद फिर मैं हर प्रश्न को एक्सरसाइज के हर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट सीरीज होगी। जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है, या फिर जो भी क्लास 10th लेवल तक के जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, उनको मैं देखते हुए इस सीरीज को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप इस सीरीज को देखिए और आपको बहुत ही चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। आज मैं कक्षा 10 की गणित शुरू कर रहा हूँ। इसी तरह मैं आगे की भी गणितों को 11 की, 12 की, 9 की भी पूरा समाप्त करूंगा एक तरफ से। तो देखिए, पहला हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ पहले थ्योरी पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, उसके बाद तब एक्सरसाइज के सवाल को हल करेंगे। तुरंत सवाल नहीं करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद सवालों को हल करेंगे। आपको थ्योरी को ध्यान से देखते चलना है सिर्फ। देखो, प्रश्न है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं कि रियल नंबर्स होती हैं। रियल नंबर मतलब प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या होती है। वो चाहे धन की संख्या हो, चाहे ऋण की संख्या हो, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे जीरो हो, चाहे बटे वाली संख्या हो, अंश बटे हर वाली, कोई भी संख्या हो, सबकी सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इनसे हटकर जो संख्याएं होती हैं वो अवास्तविक संख्या होती हैं, जिनको हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में आगे मिलेगा परिमेय और अपरिमेय, तो वो आगे चीज मिलेंगी। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्याओं वाले इस पार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या समझाया गया है वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। तो अपरिमेय संख्या हम लोग समझ गए थे। नहीं समझे भी थे तो मैं समझाता हूँ। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसमें हर से भाग करने के बाद एक निश्चित संख्या प्राप्त ना हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई का मान हो गया, √3 हो गया, ये सब की सब ऐसी संख्या थी, ये अपरिमेय संख्याएं थी। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मतलब दो चीजें इस पाठ में समझने को मिलेंगी। पहली चीज क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज रहेगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो दो चीजें हम लोगों को इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है ना। थोड़ा से रुकिए, मैं जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, आप देखने का प्रयास करिए, आप समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ। मैनेज करिए आप लोग, क्योंकि सीखना है तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें क्या है। दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। दूसरी चीज अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखिए, जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पूर्णांकों की विभाज्यता के किसी रूप से संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथ्म के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो b से छोटा है। मतलब जो हम लोग पढ़ते नहीं थे कक्षा छोटी क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही सूत्र होता है एल्गोरिथ्म का। उसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, वही चीजें है। आगे देखो, आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। वही चीज जो हमने बताया भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इसमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालने में करेंगे। मतलब इस एल्गोरिथम, इस विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग HCF ज्ञात करेंगे इस स्पेशल पार्ट में। ठीक है ना। आगे दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो दूसरी प्रमेय हमने बताया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बात आपको पता होगी। कौन सी बात? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग एक
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए 16 है या 16, चलो ठीक है, दूसरी ले लो, जैसे 20 है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे गुणनखंड करो, 2 से काटा 10 बार में, 2 से काटा 5 बार में, और 5 से काटा 1 बार में, तो हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 20 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5। तो 20 एक भाज्य संख्या थी, इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। 2 की पावर 2 एक अभाज्य संख्या है ना, 2, और 5 एक अभाज्य संख्या। तो यही है दूसरी वाली प्रमेय, मतलब आधारभूत गुणन प्रमेय यही है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये दूसरी प्रमेय है। और पहली प्रमेय क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये है दूसरी प्रमेय, पहली वाली प्रमेय एल्गोरिथम जिसको कहा गया। ठीक है, यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये दूसरी वाली। ठीक है, पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के 2 मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। एक क्या देखेंगे, एक तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9 में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे √2, √3 और √5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे हम इसका प्रयोग यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत आवर्ती होता है, यानी टर्मिनेटिंग कब होता है, कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ऐसा हम p/q के हर q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हम इसी प्रमेय का यूज करके ये डायरेक्टली बता सकेंगे कि कोई संख्या शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। सिर्फ हर को हम लोग गुणनखंड करेंगे और हर के गुणनखंड को देखकर ही तुरंत बता देंगे कि शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। किसका प्रयोग करके, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, आधारभूत गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, जो कि क्या बताती है, जो कि बताते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड से p/q के दशमलव प्रसार की प्रगति का पूर्णतया पता लग जाएगा। मतलब p/q को हम लोग खाली Q के गुणनखंड करेंगे और उसी से बता देंगे कि ये संख्या अब ये है, मतलब शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है, खाली Q के गुणनखंड से बता देंगे, पूरा भाग नहीं किया करेंगे। तो ये चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आई ना बात, हम क्या बताएं, हम इस पाठ में 2 चीज पढ़ेंगे। मतलब पहली बात तो ये पाठ है वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएगा कि परिमेय अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। उसमें हम लोग 2 चीजों का प्रयोग करेंगे। पहली चीज क्या है, पहली चीज थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरी चीज है गुणनखंड की आधारभूत प्रमेय। तो पहली वाली का प्रयोग जिसको हम लोग कक्षा छोटी क्लासों में पढ़े, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उसका प्रयोग करेंगे। दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वालों में हम उसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, पहली वाली जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसका प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और दूसरी वाली चीज का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, उसका उपयोग हम लोग करेंगे किसी भी संख्या को बता सकेंगे कि वो शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है, किसी भी अपरिमेय संख्या को। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब वही चीज है पहला वाला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इस पर हम विचार करते हैं। आपको धैर्य बना के चलते चलना है, एक तरफ से पहले थ्योरी पढ़ेंगे तो जाके हमको सवाल आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही पढ़ेंगे इस चीजों को, हर सवाल को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सवाल को जिस तरह शॉर्ट में हर सकते हल करेंगे, नहीं तो पहले थ्योरी को हम लोग अच्छे समझेंगे। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। इसको समझिए, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ किया, मतलब उससे बहस करना शुरू कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। तो पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, तो उसने निम्नलिखित उत्तर दिया। ठीक, अब देखिए क्या दिया, 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से उसने बता दिया उनको पंचायत में कि हमारे अंडे इतने थे, और ये भी बताया कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। तो अब बताओ कितने अंडे रहे होंगे और
कितना उसको जुर्माना देना वो तो अलग बात है, कितने अंडे उसके हो सकते हैं, एग्जैक्ट अंडे बताओ कितने अंडे रहे होंगे। तो यही चीज है एल्गोरिथम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अतः कितने अंडे थे, आइए इस पहेली को हल करने का प्रयत्न करें। मान लीजिए कि अंडों की संख्या ए है, ठीक। तब उल्टे क्रम से कार्य करते हुए हम देखते हैं कि ए संख्या 150 से छोटी है या इसके बराबर। बिल्कुल 150 से ज्यादा अंडे हो नहीं सकती, या तो 150 होंगे या उससे कम होंगे। पहली बात, ए का मान 150 हो सकता है मैक्सिमम, या 150 से कम हो सकता है। दूसरी चीज, यदि सात सात गिने तो कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल। तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, शेषफल 0 बचेगा। 7 का भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ बार जाएगा, जितनी बार जाएगा वो पी हो गया। अब ए संख्या टोटल है, जहां पी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ठीक है। और देखो, यदि छह छह अंडे छह छह गिनेंगे तो कितना शेषफल बचे, 5 कहा था। तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। चार चार गिनेंगे तो ए बराबर 5s प्लस 4, 4 शेषफल आएगा। और अगर चार चार गिने तो 3 अंडे बच रहे थे, दो दो तीन तीन गिने तो 2 अंडे बच रहे थे, और दो दो गिनने पर 1 अंडा बच रहा था। तो इस तरह से हमने उसी एल्गोरिथम के रूप में लिख दिया, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं यहाँ पर ये समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या एक्चुअली में, ठीक है। अर्थात उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। ए क्या है, टोटल नंबर्स जिस पर हम लोग भाग कर रहे हैं। अब बी क्या है, बी हमारा वो है जिसमें जितने जिससे भाग कर रहे थे, ठीक है। जैसे 7 6 5 4 3 2 1, इनमें ए को बी से भाग देने पर शेष आर बचता है। आर के मान 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अर्थात आर भाजक बी से छोटा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी संख्या में जिससे हम लोग भाग देंगे शेष हमेशा उससे कम ही रहेगा। जिससे भाग देंगे शेष उससे कम ही रहेगा, जिससे भाग देंगे शेष उससे कम ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं शेषफल उससे कम ही रहेगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे ही हम इस प्रकार के समीकरण लिखते हैं, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे प्रमेय 1.1 में दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, तो ये यहाँ पे ये बात समझ में आई, ठीक। अब अपनी पहेली पर वापस आने पर क्या आप कोई बात सोचकर बता सकते हैं कि इस पहेली को कैसे हल करेंगे। तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, देखिए, हाँ, आप 7 के गुणनखंडों को लेंगे और जो उपरोक्त सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। मतलब 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 150 से कम वाली हर एक संख्या लेंगे और उसमें भाग करेंगे 3 का कि 2 शेष बचे, नहीं बच रहा तो फिर कोई 7 की अगली संख्या लेंगे। जैसे मान के चलिए 7 सते 49, हमने 49 लिया तो 49 में 7 का भाग किया 0 आ गया। अब उसमें हम लोग कैसे भाग करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 से भाग करें तो 2 शेष बचना चाहिए। अगर ऐसा है तो 49 लिए, नहीं तो 49 नहीं लिए, फिर 7 8 56 ले लेंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते हर एक संख्या को जो सेटिस्फाई करे उसको आप लोग करेंगे भूल चूक विधि से। भूल चूक विधि का मतलब इसी को एलसीएम विधि कहा जाता है। ट्राई कर करके देखेंगे, ठीक है ना। तो ये 119 आएगी। 119 ऐसी संख्या है जिसको हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 0 शेषफल आएगा, बाकी 5 से करेंगे तो 4 शेषफल आएगा, 4 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा, 5 से करेंगे 4 आएगा, 6 से करेंगे 5 आएगा। तो ये 119 संख्या आप कई तरीके से मतलब काफी टाइम लेकर कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का अनुभव करने के लिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 17 और 6, तो 17 और 6 क्या है, 6 का भाग करो, 6 दूनी 12, 5 17, तो 2 6 गुणे 2 प्लस 5, तो 6 से छोटा आया 5, ये विभाजन प्रमेय का लागू हो गई इसमें। 5 का भाग करो 12 में, 5 दूनी 10, या फिर 12 का भाग करो 5 में। अच्छा, तो 12 0 0 आया शेषफल 5, तो 12 से तो शेषफल 5 ही है ना, तो इसका मतलब सही है। अरे भाग जिससे कर रहे हो उससे शेषफल कम आना चाहिए, तो आ तो रहा सही है। इस तरह भी सही था, 20 में 4 का भाग करो, 4 पंचे 20 और शेषफल 0, तो 4 से शेषफल 0 कम ही है, तो ये बात सही है। तो इस तरह से अर्थात धनात्मक पूर्णांकों a और b के प्रत्येक युग्म के लिए हमने ऐसी पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर चुके हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, r का मान 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो ये है a बराबर बी क्यू प्लस आर।
भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही होगा, b के बराबर भी नहीं होगा, b से छोटा होगा। जिससे भाग करेंगे उससे छोटा ही रहेगा, चाहे थोड़ा सा ही छोटा हो, दशमलव में ही चाहे छोटा हो। दशमलव में क्या पूरा एक अंक छोटा होता है अक्सर। ध्यान दीजिए कि Q तथा R शून्य भी हो सकते हैं। Q का मान शून्य हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। देखो जैसे जिससे भाग करो 0 बार भी तो भाग जाता है, तो Q का मान 0 भी हो सकता है। ठीक, अब देखो, अब आप धनात्मक पूर्णांकों a और b के निम्नलिखित युग्मों के लिए पूर्णांक q और r ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। तो 3 का भाग करो, 3 त्रिक को 9, तो 3 बार गया, 3 से 3 में भाग किया, 3 बार q का मान कितना आया 3, और r का मान 1 आया। p क्या है 3, जिससे भाग कर रहे हो। a क्या है 10, इसमें a का है, मान किसी को भी मान लो a है 4, तो 4 में भाग करेंगे 19 से कितनी बार जाएगा 0, तो q का मान कितना है 0, r का मान कितना रहेगा 4, शेषफल 4 ही आएगा। 3 से भाग करो 81 में, पूरा कट जाएगा 27 बार में, 0 शेषफल आएगा, तो r का मान 0 आ गया, q का मान 27 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको दिखाया जा सकता है। तो यही चीज है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही रहेगा। आपने यह भी समझ लिया होगा कि यह लंबी विभाजन प्रक्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिसे आप इतने वर्षों तक करते चले आए हैं। और q तथा q और r क्रमशः भागफल और शेषफल कहा जाता है। तो वही चीज जो हमने शुरू में ही बता दिया था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, ये वही प्रमेय है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया। आप देखो आगे, अब ये प्रमेय का वही चीज है जो अभी हम लोगों ने समझा, इसको एक बार समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आ सकता है पेपर में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, r का मान 0 हाँ हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, b के बराबर नहीं हो सकता, b से छोटा ही होगा। इस परिणाम की जानकारी संभवतः सबसे पहले बहुत पहले समय से थी, परंतु लिखित रूप में इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया है। ये उनका नाम है, यूक्लिड एलिमेंट्स नाम था, उनकी पुस्तक है, 7 में किया गया है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इसी प्रमेयिका पर आधारित है। तो मतलब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये, और जो करने की प्रक्रिया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार भाग करते जाना, ये कहलाता है एल्गोरिथ्म। समझना अंतर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने कह दिया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b से छोटा, और इसी प्रक्रिया को करते जाना, वो एल्गोरिथ्म कहलाता है। लगातार 3 4 बार 6 बार करना इसी प्रक्रिया को, इसे हम एल्गोरिथ्म कहते हैं। और पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो जो बताया ना एल्गोरिथ्म क्या है, तो एल्गोरिथ्म क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथ्म 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजबरा भी इन्हीं की पुस्तक से हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया। तो ये इनका नाम अलजबरा एक फारसी शब्द है, ध्यान रखिएगा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो प्रमेयिका क्या थी, ये कथन सिद्ध हो चुका है, अब इसका यूज हम लोग अन्य चीजों में करेंगे। जितनी बार लगातार चीजें करते हैं एक ही सवाल में, तो उसे हम एल्गोरिथ्म कहेंगे, ये ध्यान रखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF हुआ सबसे बड़ा पूर्णांक b है, जो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो एल्गोरिथ्म का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, HCF निकालने में करते हैं। इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब 2-3 बार करते हैं, उसे हम लोग एल्गोरिथ्म करते हैं, और एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखो, आइए सबसे पहले एक उदाहरण लेकर देखें कि यह एल्गोरिथ्म किस प्रकार कार्य करता है। मान लीजिए हमें पूर्णांकों 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। हम बड़े पूर्णांक 455 से प्रारंभ करते हैं, तब यूक्लिड प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है। तो 455 का बराबर 42 × 10 + 35। ठीक, अब देखो
मतलब 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने किया है हम इसको कॉपी में करते हैं, ठीक है। अब इसको वही तरह करना है कि हमको 455 और उसका 42 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही चीज है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जीरो से बड़ा या बी से छोटा ही रहेगा। ये बी क्यू है, बी है। तो 42 और 455 का हमें एलसीएम निकालना, तो ये एक स्टेप में तो होगा नहीं, एक से दो स्टेप हो जाए तो ये सब एल्गोरिथ्म कहलाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग 42 का भाग करेंगे 455 में, 455 भाग करें 42 से कम 42, कितना बचा 3, आगे 35, तो 42 जीरो जीरो, कितना शेषफल कितना बचा 35, शेषफल जीरो नहीं आया तो फिर से हम लोग 42 का, अब 35 का भाग 42 में करेंगे, फिर से करो 35 से कम 35, 12 से 5 गए 7, 7 आया, शेषफल जीरो नहीं है, फिर से भाग करो 35 में, 7 पना 35, शेषफल जीरो आ चुका। इसका मतलब यही जो लास्ट में बचा यही हमारा एचसीएफ है। किसका एचसीएफ, 42 और 455 का एचसीएफ 7 आया। तो ये भाग विधि जो होती है ये इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हमने एचसीएफ निकाला इस चीज का, ठीक है। आगे देखो, तो यही सब इन्होंने किया, तो वही सब करके हम एचसीएफ निकाल दिया गया, ठीक है। चाहो तो इसका गुणनखंड लिखकर भी एचसीएफ करेंगे तब भी 7 ही आएगा। तो एक से कई स्टेप में हो जाना, पहले किया गया एक यूक्लिड लगा, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, तो कई स्टेप में होना यही एल्गोरिथ्म है, ठीक है। इसका कारण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है जिसके चरणों को नीचे स्पष्ट किया गया है। तो वही चीज किया गया, एचसीएफ वगैरह सब कर लिया गया, ठीक है। आगे देखो, अब इस अगला प्रश्न, इसमें लिखा है कि यह एल्गोरिथ्म इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि एचसीएफ ये जहाँ सही है वही चीज है, इतने और इतने का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात की थी, जिसको भी जल्दी से हम लोग ज्ञात करते थे। 12,576 और 4,052, 4,052 और 12,576, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 4,052 में हम लोग 52 का छोटी संख्या से देंगे बड़ी संख्या में भाग, देने को बड़ी से भी छोटी में दे सकते हो लेकिन उस तरह हो नहीं पाएगा। फिर भाग करो इसका, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 0 0 1, 2 चौको 8, ठीक। 7 में 4 गया 3, 5 में 0 गया 5, 2 में 1 गया 1, गलत हो गया क्या, 4 दूनी 8, गलत हो गया, 12,576, 8,104, तो गलत घटा रहा हूँ। देखो 6 में 4 गया 2, 7 में 0 गया 7, 5 में 1 गया 4, 12 में 8 गया 4, और एक बार चला जाता, गलत हो रहा, फिर से करो। 4,052 में हम लोग भाग करेंगे किसका, 52 से भाग करेंगे 12,576 में, 3 बार जाएगा, 3 से भाग करो, 3 बार ले जाओ, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 0 0 1 और 3 चौक 12, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4, कट्टम गुट्टम 420 आया। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से भाग करो, किसी में करना है, जिससे भाग कर रहे हैं तो उसी में करो, इसमें करो, फिर से भाग करो। 420 का 405 में तो एक बार तो जाएगा नहीं, तो 4 नहीं 36, 10 बार में कितना होगा 4200 हो जाएगा, ये कितना ज्यादा 9 बार ही जाएगा। तो 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 1 37, ठीक। घटाओ, 2 में 0 गया 2, 15 में 8 गए 7, और यहाँ पे 9 में 7 गया 2, 3 में 3 गया 0, 272 बचा। अभी शेषफल 0 नहीं आया, फिर से 420 में भाग करो, तो 420 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 420, 27 दूनी 54, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में, एक बार ही जाएगा, तो 272, 10 में 2 गया 8, और 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1, फिर से भाग करो 272 में, तब तक करते जाना जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो इधर कर लेते हैं, 148 का भाग करना है 272 में, तो 148 से कम 148 बार ही जाएगा, 12 60 गए 4, 6 में 4 गया 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बचा 124 बचा, फिर से भाग करेंगे 148 में, तो 124 से कम 124 बार ही जाएगा, 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2,
24 के भाग करो फिर से 124 में, 24 पंचे 120, 120 आया, तो फिर 4 शेष बचा। अब 4 का भाग करो 24 में, 4 पंचे 20, कितना बचा, 4 शेष बचा। 4 का भाग फिर से करो 4 में, तो 1 आया, तो कितना शेषफल, 0 आया। तो एलसीएम कितना, वो एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो सबसे लास्ट में जिससे हम लोग भाग कर रहे थे, कितना आया, 4, तो एचसीएफ आ गया 4। इस तरह से कई स्टेप में करना ही एल्गोरिथ्म कहलाता है, और यही इसका आंसर है। इसका आंसर देखो, इसमें आगे लिखा होगा, कितना आंसर आ रहा है, एचसीएफ 4 है। ठीक है, वही स्टेप कई कई बार में करते गए, यही सब इसका एचसीएफ है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान देना है, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि जो भी शेष बच रहा था, जैसे 4052 और 420, या फिर नीचे से देखो इधर से 24 और 4, 24 4 124 54, या फिर ये